क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही? जी सर। स्क्रीन आ रही है? कौन लेगा ये पहला केस? सर मैं ले लूं। जी जी। दिस इज CT scan abdomen, axial images, post contrast images, in which I can appreciate there is abnormal defect is seen in the left right abdominal wall with fat staining and air lucency in it. अब सर मुझे जो यहाँ पे समझ आ रहा है कि कंट्रास्ट यहाँ से दिया इस डिफेक्ट के थ्रू एंड इट इज एंटरिंग इनटू द abdominal cavity and opacifying the bowel loop. क्योंकि इसमें ओरल कंट्रास्ट कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ आईवी कंट्रास्ट दिया हुआ है और ये ओपेसिफाई कर रहा है राइट साइड ऑफ द bowel loop को, suggesting enterocutaneous fistula. Next, I want to ask history of the patient. If there is any history of previous surgery or trauma, then I will label it enterocutaneous fistula. However, no evidence of any bowel obstruction, ascites, or mass, or pneumoperitoneum. Baki rest is unremarkable. I will refer the patient to the concerned doctor. ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? कंपेनियन बोनस केस? सर ये उसी का continuation है. नहीं, ये अलग केस। Okay, this is the CT scan abdomen coronal image, at CT scan pelvis coronal image in IV and oral contrast is given. In this image, I can appreciate. Is this female patient? Na? नहीं। Male patient. Okay, there is abnormal fat stranding is noted in the pelvic region surrounding the sigmoid colon, rectosigmoid के region में लग रहा है ये मुझे, with abnormal dilatation है and mucosal thickening and narrowing is also appreciated. However, the bladder is compressed and is thick walled by this mass lesion. The connection, the fat planes between the rectum and the bladder are indistinct, and there is abnormal filling defects are also appreciated within the distal rectum and the sigmoid colon. However, I want to see the other images as well. So based on these imaging findings, my diagnosis is this is the fistulous communication. मुझे यूं लग रहा है कि ये रेक्टम का मैस है और वो ब्लैडर में जा रहा है, बट ब्लैडर भी थ्रू आउट थिक वॉल्ड है, तो इट मींस कि ये ब्लैडर का मैस है, ब्लैडर का मैस है जो सॉरी रेक्टम में जा रहा है, तो ये रेक्टोवेसिकल फिस्टुला बना। रेक्टम की पोजीशन इधर होगी एनाटॉमिकली। सर मुझे आप वो सैजिटल एक दफा दिखा दें अगर है तो, या ये इमेज सिर्फ यही है, पीछे लेकिन ये होना देखें। चाहिए। हाँ ना, ये देखें यहाँ डिसेंडिंग कॉलोन है, डिसेंडिंग कॉलोन जी, के साथ नेक्स्ट जो है सिग्मोइड सिग्मोइड कॉलोन है। फिर इधर जी ये दो आपको डाइवर्टिकुला भी नजर आ रहे हैं और साथ फैट स्टैंडिंग और मैस टाइप बन गई, ये सारा डाइवर्टिकुलाइटिस है। और डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ब्लेडर के साथ ब्लेडर थिकंड और ब्लेडर में एयर आ रही है,
तो एयर का मतलब है कि देयर मस्ट बी अ fistulous tract which is transferring air of the bowel into the urinary bladder. तो ये fistula है between the urinary bladder and bowel. ठीक है सर, मींस Might मींस colon ये due कोई to मैस नहीं है। हाँ मैस नहीं है, बाकी मिमिकिंग मैस वो जैसे सूडो मैस कह रहे हैं। इसमें भी जो पहली इमेज है उसमें लेट फेज है, पोर्टल वीनस लेट फेज है, तो उधर ये एनहेंसिंग एयर कंटेनिंग ट्रैक्ट था। फिर हमने इसका फिस्टुलोग्राम किया। फिस्टुलोग्राम की जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ये कॉन्ट्रास्ट हमें इस ट्रैक्ट में मिला, और उस ट्रैक्ट को जब हमने आगे किया तो वही कॉन्ट्रास्ट जो है वो बावल के अंदर जा रहा है। अब ये वाला जो कॉन्ट्रास्ट यूरेटर में आ रहा है ये हमारे पास डिलेड इमेज है, हमने पोर्टल वीनस भी दिया था ना, तो उसकी वजह से वो इसमें यूरेटर में भी आ रहा है। अच्छा जी, फिस्टुला और साइनस ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? साइनस ट्रैक ब्लाइंड एंड होता है, उसका आगे से कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं होता, वो सिर्फ स्किन में भी हो सकता है। और जो फिस्टुला होता है वो दो कैविटीज के बीच में होता है, लाइक स्किन से गट में, या विजाइको विजाइको वेजाइनल फिस्टुला, टू कैविटीज के बीच में होता है। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इनके साथ कॉम्प्लिकेशंस में भी बन जाते हैं। ये तो आंट मिनी पिक्चर है, लेकिन कभी कभी टॉक्स में पूछ लेते हैं। ये कौन होता है? सर मैं बताऊं, ये होता है। this is CT scan abdomen at the level of the kidneys, coronal image in which plain image, नहीं plain image है ये, in which I can appreciate there are subtle calcifications are noted involving the medullary cavity of the bilateral kidneys. The इसको kidney इग्नोर करना, वो नहीं। lobulations हैं लेफ्ट किडनी के अंदर मल्टीपल, बट वो लॉबुलेशन से नॉर्मली आ सकती हैं, ये वेरिएंट है। इसको क्या कहते हैं और क्या रीजन होता है? फीटल लॉबुलेशंस होती हैं। तो इसको क्वार्टल स्कारिंग से कैसे, कॉर्टिकल स्कारिंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मगर मल्टीपल कॉर्टिकल स्कारिंग क्यों नहीं है? वर्टिकल स्कारिंग से सिर्फ स्कारिंग जो होगी वो मेरे ख्याल है पूरे रीनल पैरेन्काइमा में जारी होगी, और जो लॉब्यूलेशंस होंगी वो हाफ होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। और जो लॉबुलेशंस होती है ना, कैलिक्स जो होते हैं वो उसके इर्द गिर्द इस तरह होते हैं, और जो कॉर्टिकल स्कारिंग होती है उसमें वो कैलिक्स के अंदर एक्सटेंड करते हैं और कैलिक्स डिस्टॉर्टेड आपको नजर आते हैं। इसमें तो वैसे इतने क्लियर कैलिसिस नजर नहीं आ रहे, लेकिन डिस्टॉर्टेड कैलिसिस भी नजर नहीं आ रहे। दिस इज द केस ऑफ फीटल लॉबुलेशन, और ये फिर ये नॉर्मल वेरिएंट है, इसमें कुछ और भी नहीं करना होता जी। पोस्ट कंट्रास्ट है ये। ये बाकी इन्हेंसमेंट तो आ रही है किडनीज में, कहीं जी जी, वेसल में लिवर नजर नहीं भी। आ रही। लिवर में भी ये देखे ना छोटे। नेक्स्ट, ये मैं कौन? करूँ सर? जी जी ले। This is axial section CT scan, non-contrast enhanced CT scan, in which I'm looking for any lesion. I cannot see any lesion. I'm looking at the extracerebral CSF spaces, which do not show any abnormality. There is a there is an area of loss of gray-white matter differentiation in the left uh, left external capsule and insula, involving the left insula, and this there is no swelling or edema in this region, and
I would correlate that with the history of if it has acute hemiparesis of right side, and would then consider acute infarct as a possibility. And in that case, I would confirm it on MRI. And before 6 to 10 hours, I would immediately communicate these findings to the referring team. If it is before 6 to 10 hours of symptom onset, it could get benefit from thrombolysis. And also I would refer to the interventional radiology department. तो ये जब इंसुलर रीजन में, यहाँ ये वाला इंसुलर रीजन देखें, इधर ग्रे वाइट डिफरेंशिएशन नजर आ रही है। इस पॉइंट पे यहाँ लॉस है, तो इसको क्या कहते हैं, इस साइन को? इंसुलर रिबन साइन सर। इंसुलर रिबन साइन। और क्या साइंस होते हैं अर्ली स्ट्रोक के? सर हाइपरडेंस एमसीए हो सकती है, या हाइपरडेंस बेसिलर आर्टरी हो सकती है, इंसुलर रिबन साइन हो सकता है, लॉस ऑफ ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन हो सकती है, और एडिमा हो सकता है। और इसको हम स्ट्रोक विंडो पे भी देखेंगे सीटी में। स्ट्रोक विंडो में कितना कितना होता है? विंडो सर विंडो लेवल से कितने रखना? स्ट्रोक विंडो नैरो होती है, मुझे उसकी वैल्यूज याद नहीं है। वैल्यू 32 और 80 होती है। 30 होते हैं दोनों, लेंथ और विड्थ दोनों 30 होती है। 30 जी सर 30 स्ट्रोक विंडो। और एमआरआई में कौन से सीक्वेंस कराएंगे इसके? सर इसमें हम प्राइमरीली इसको T2 फ्लेयर और डिफ्यूजन वेटेड और एडीसी पे देखेंगे। सर 30-80 नहीं होती? सर इस पे लिखा हुआ है रेडियोपीडिया पे 32 विंडो लेंथ और विड्थ 8। 30 हम प्रैक्टिकली 30 करते हैं, लेकिन इसमें रेडियोपीडिया पे सही कह रही 38 लिखा हो। इसको किसी और सोर्स से भी कंफर्म कर लें, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्ली स्ट्रोक्स के जितने साइंस हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अर्ली ऑन मिस हो गया था, बाद मिस ने फिर तो अगले दिन ये पूरा स्ट्रोक बना दिया। एक और जो हमने डिस्कस किया कि हाइपरडेंस एमसीए साइन, तो ये भी टॉक्स में लगाते हैं, और बेसिलर आर्टरी का बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, उसमें भी आता है, वाइवा में भी आता है। एक हाइपरडेंस बेसिलर आर्टरी आई रही होगी, या फिर आपको एमआरआई लगाया होगा, उसमें लॉस ऑफ फ्लो वाइड होगा, या इसका लॉस ऑफ फ्लो वाइड होगा एमसीए का या बेसिलर आर्टरी का। तो ये अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक आपको इन इमेजेस में लगाते हैं। सीटी परफ्यूजन भी लगाते हैं, इसमें देखें कि एमसीए की लेफ्ट एमसीए में जो परफ्यूजन है वो कम है। ये फुल थिकनेस इनफार्क्ट लेफ्ट एमसीए। सर लॉस ऑफ इंसुलर रिबन साइन कहते हैं या इंसुलर रिबन साइन प्रेजेंट कहते हैं? लॉस ऑफ मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, कंफर्म कर लें। डॉक्टर साहब ये भी आप ले लें, बोनस केस। जी सर। बोनस केस These are axial images from MRI brain T2 weighted and flare images, and the next is a diffusion weighted image. There is an abnormal signal intensity involving the right half of the medulla that is well defined and not showing any perilesional edema or mass effect. And on the diffusion weighted image, it shows restricted on diffusion weighted image, it appears bright. In my routine practice, I would also look at ADC. If it appears dark, I would consider acute infarct as my primary differential. And as it is involving this region, I would correlate with the
the clinical picture, this could represent lateral medullary syndrome. और उसका दूसरा नेम क्या होता Wallenberg, I think. है? वॉलेनबर्ग सिंड्रोम, जो कि लेटरल मेडुला में आपको इस तरह का इंफार्क्ट मिलता है। सर डीडी में मालिनो डीडी में क्या? तो मालिनोसिस माइलिनोसिस, वो क्या होता है? मेरे ख्याल में माइलिनोलाइसिस के लिए। अच्छा अच्छा, वो हाँ, लेकिन वो उसका ये एरिया नहीं होगा ना, वो सेंटर में होता है। प्रोटीन वो पोंटाइन माइलिनोलाइसिस जी सर, पॉन्स में पॉन्स से वो ऊपर भी हो जा सकते हैं दोनों साइडों वो पे। पॉन्स, हाँ पॉन्स के रीजन में, और वो जरा सेंटर में होता है। ये लेटरल मेडलरी में, तो ये लेटरल मेडलरी से। अच्छा, स्ट्रोक में मुझे एक और चीज जहन में आया था सवाल, इम्तिहान तभी जहन से निकल गया। हाँ, फॉगिंग फिनोमेना क्या होता है? क्या फॉगिंग फिनोमेना। सर, मेरे ख्याल में ये सीटी पे होता है, जिसमें सब एक्यूट में वो जो डिफरेंशिएशन है विद द नॉर्मल ब्रेन पेरेन्काइमा, वो कम हो जाती है, आई थिंक आफ्टर 1 वीक। तो स्ट्रोक एवोल्यूशन में आता है, आई थिंक एकदम से ब्रेन दरमियान में नॉर्मल हो जाता है और फिर जो है वो पूरी फुल ब्लोन पिक्चर आती है इस्कीमिया की, इस तरह का। यही है फॉगिंग फिनोमेना। जब इवॉल्व हो रहा होता है ना, तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये दोबारा आइसोडेंस हो जाता है स्ट्रोक। तो वो जो हाइपोडेंसिटी होती है ना, वो नजर नहीं आती, तो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रोक है ही नहीं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं फॉगिंग फिनोमेना। नॉर्मल सर, जो ब्रेन लगता है। थ्रोम्बोलिसिस है उसका कुछ आपको कोई है क्राइटेरिया आपके माइंड में, कोई इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोलिसिस का? अगर स्ट्रोक अगर के अलावा इफ समवन आस्क्स, थ्रोम्बोलाइसिस, वो जो होता है पूरा, क्या जो नाम है? आईआर वाले करते हैं सर, इसमें जैसे अभी हाइपरडेंस एमसीए है ना, हाँ, तो ये तो उसमें थ्रोम्बोज्ड है, पूरा तो आपने वो इसको याद रखना है, वो स्कोर जो होता है, अभी मुझे इसका नाम भूल गया। फिर एस्पेक्ट स्कोर। एस्पेक्ट स्कोरिंग करनी पड़ती है इसके लिए, तो उसके लिहाज से। हम्म तो वो उसमें से रेडियोपीडिया से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो भी मुझे याद नहीं है। प्रैक्टिकली भी आजकल नहीं कर रहे ना, मैंने उधर करते थे शिफा में, हम तो 2022 तक करते। तो सर ये एमसीयू फोगिंग के लिए फिनोमेना होता है ना। दोबारा बता दें जरा काइंडली। फॉगिंग फिनोमेना ये होता है ना, जैसे आपके पास ये अभी इधर ये इस तरह आपको हाइपोडेंस स्ट्रोक नजर आ गया। जब ये आगे इवॉल्व होता है ना, तो ये दोबारा आइसोडेंस टू द ब्रेन पैरेन्काइमा हो जाता है। तो ऐसे सर इसका लगता है पिछला जैसे भी दिखा रिजॉल्व। दें, क्या चीज? नॉर्मल। सर इससे पहले जो नॉर्मल वाला दिखाया था एमआर, वो भी दिखा दें जिस टाइप आइसो था वो, पिछला वाला सर, जो सबसे पहला उसमें इसी केस में पहला दिखाया था। तो पहला केस आई मीन स्ट्रोक का जो पहला अर्ली ये वाला एमआर था, स्ट्रोक का अर्ली, हाँ ये वाला। केसीटी था ना। अच्छा सीटी था सर। ये लॉस ऑफ इंसुलर रिबन साइन इस जगह यार। सीएम डेमार्केशन। सर ये ये जिसका इंसुलर ये रिबन दोबारा साइन आई हाइपोडेंस थिंक। हो जाएगा, इसमें लॉस है ना, उसमें आपको ऐसे लगेगा जैसे दोबारा नॉर्मल हो गया। इसको फॉगिंग फिनोमेना कहते हैं। इसकी मैंने इमेज नहीं लगाई, ग्रुप में लगा लूंगा तो आपको इमेज देख के ज्यादा समझ आ जाएगी। ये रेडियोपीडिया में उन्होंने बताया कि स्ट्रोक एवोल्यूशन को उन्होंने प्रोसेस स्टेप्स यानी जो के सीक्वेंस के पहले आपकी लॉस ऑफ सीएम डेमार्केशन होती है, यानी ग्रे व्हाइट मैटर की डिफरेंशिएशन अर्ली में लॉस होती है। फिर आपको उसके बाद 7 या 14 डेज के बाद वो ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग लगता है, उसमें कोई हाँ, साइन नहीं होता 7-14 डेज, हाँ। जी। उसके बाद जो है वो 14 डेज के बाद वो फिर से फुल ब्लोन आपको हाइपो, जैसे इसमें आया था फुल ब्लोन इस्कीमिया का, वो नज़र आता है। तो यानी एक तरह से वो चीट करता है ब्रेन आपको, इट लुक्स लाइक नॉर्मल, लेकिन उसके बाद फुल ब्लोन पिक्चर आपको आती है कि नहीं डैमेज हो चुका ठीक। है। सर एस्पेक्ट स्कोर भी है, वो 2 लेवल पर होता है, एक बेसल गेंगिया है और एक अबव द बेसल गेंगिया लेवल है। और ये एमसीए के लिए बेसिकली तो यूज़ करते हैं। उसमें 3 लेवल जो एमसीए की ब्रांचेज है, M1 M2 M3 बेसल गेंगिया के लेवल पर है,
और फिर उससे ऊपर है 4, 5, 6 और हर एक को टू नंबर्स हैं और जितना एरिया इन्वॉल्व होता जाएगा उतने नंबर वो डिडक्ट होते जाएंगे। और बस बेस्ट जो थेरेपी होती है वो 8 to 10 के लिए बेस्ट होती है। जितना ज़्यादा वो डिडक्शन होती जाएगी उतना उसका प्रोग्नोसिस वर्स होता रहता है। इसको उसमें भी थ्रोम्बोलाइसिस कर के देंगे, लिए जी, ग्रुप में थ्रोम्बोलाइसिस के लिए सिर्फ जो है वो 8 to 10 वाला ही सही होता है। ये केस कौन लेगा? समझ लो समझ लो। जी लेंगे। These are two MR brain images, sagittal and axial. There is a hypotense lesion involving the hypothalamus. It is into the okay, second. It starts with upper chelator and down to yes. Hypothalamic lesion है, hypointense on T1 दोनों दोनों T1 है और इसमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट से है नहीं तो यूजली हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा ही होते हैं। अगर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट हम देखेंगे तो इट डजंट शो कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट यूजुअली and patient presents with elastic seizures और ट्रीटमेंट है इसकी और सर्जिकल रिमूवल ही होते हैं इसमें। क्या करते हैं? सो सर्जिकल न्यूरो सर्जिकल रेफरल होगी, न्यूरो सर्जिकल रिमूवल ही होगा। सर्जरी करते हैं, गेमा नाइफ रेडियो सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप आइसो इंटेंस या सिग्नल बता दें ना तो आइसो इंटेंस टू व्हाट थिंग ये आपने बताना है। तो ये वही वाला लीजन है, आइसो इंटेंस टू द कॉर्टिकल ग्रे मैटर। कॉर्टेक्स ग्रे मैटर नजर आ रहा है कॉर्टेक्स में, इससे आइसो इंटेंस तो आइसो इंटेंस बताना है। अभी व्हाइट मैटर के तो आइसो इंटेंस नहीं है ना, व्हाइट मैटर तो हाइपर आ, तो आइसो इंटेंस या हाइपर इंटेंस टू व्हाट, तो ये चीजें भी आपने मेंशन करनी है। तो इसकी जो हिस्ट्री होती है ना वो आपके साथ वो तो आपको क्लू देगी। सर ये वाला लीजन सेजाइटल पे दिखाइएगा। ये इसको ट्यूबर साइनेरियम भी कहते हैं, इसको हाइपोथैलेमिक या ट्यूबर साइनेरियम। और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट भी इसमें लगा होगा, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में इसमें कोई इनहेंसमेंट जो है वो शो नहीं होगी एज अ नोड्यूल। ये हाइपो इंटेंस नोड्यूल शो करता है, आइसो इंटेंस टू द ग्रे मैटर। ये पेल्विस अल्ट्रासाउंड है, जिसने देखा है उसके लिए आंट बनी पिक्चर है। सर मैं करूं? जी ले लें। These are selected images from ultrasound of the pelvis in which there is a round to oval shaped lesion with internal echogenic foci that are giving posterior shadowing and that is attenuating the posterior margin of the lesion. In this case, I would look for any previous history of surgery. This could be this could represent a Gaussian fibroma, and look at the clinical features of the patient. And other differential could include dermoid, and I would do a contrast enhanced CT scan for further evaluation. तो प्रॉपर हिस्ट्री में ये क्लासिक पिक्चर है गोजी पाइबोमा की। इस तरह के हाइपर एक कलेक्शन नजर आती है, हाइपर इकोइक एरियाज नजर आते हैं और डेंस पोस्टीरियर शेडोइंग नजर आती है। और डर्माइड डिफरेंशियल में आएगा, डर्माइड भी इस तरह लगता है। ये एक्सरे में इसके जो थ्रेड्स होते हैं उसमें इस तरह नजर आते हैं। साथ मोटल ल्यूसेंसी सारी आपको नजर आ रही। दीज आर द गॉस पीसेस। और सीटी में कुछ इस तरह नजर आएगा, मोटल ल्यूसेंसीज लार्ज कलेक्शन और उसके साथ ये स्टेपल्स
वो जिसके अंदर होते हैं। तो ये तीनों क्लासिक पिक्चर है ऑफ दी गोसी फाइब्रोमा। ये ज्यादातर पोस्ट सी सेक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये मेरे वाइवा में आया था केस, एग्जैक्ट ये था, यही मॉडलिटी थी। कौन लेगा? सर मैं करूँ? जी जी। These are sagittal and axial T2 weighted images from MRI of the pelvis, in which I can see that there is a large oval-shaped hypointense area, well-defined posterior to the uterus, causing anterior compression of the uterus. And on the axial image, this has slightly irregular but well-defined margins. And on the axial image also, it is showing a heterogeneous area, predominantly hyperintense. And on this image, I can see that the uterus is displaced anteriorly, and the right ovary is visualized, that is normal. And on the sagittal image, it is showing peripherally located cysts. I would look at the history of this patient. My primary differential in this case is ovarian torsion with that has been caused by an ovarian neoplasm. I would, in this case, urgently refer this to the gynecology on-call team. And for further evaluation, I would recommend tumor markers like CA125, and would recommend staging workup and refer to the cancer MDT. मैथ सबसे देर मिल रहा है इसमें आपको, ऑल्दो सर एसोसिएट ये जो हाइपर इकोइक जो है ना, ये जो एरिया आ रहा है, दिस इज इन सर नेक्रोसिस। ऑल्दो डिफरेंशियल में आप डालोगे, ठीक है, आपका सर आंसर गलत नहीं। ये नेक्रोसिस होके ना वो हो गया इस्कीमिया की वजह से। बाकी ये पेरिफेरल फॉलिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जब भी आपके पास ये ओवेरियन टॉर्जन होता है तो ओवरी की लोकेशन थोड़ी सी सेंट्रल हो जाती है, ओवरी का वॉल्यूम ग्रॉसली इनलार्ज हो जाता है, और जो वो होते हैं फॉलिकल्स वो पेरिफेरली प्लेस्ड हो जाते हैं, ये साइन होता है। ये जो आपके पास सिग्नल आ रहा है, दिस इज हेमरेज नेक्रोसिस वगैरह। और साथ आपको हो सकता है कोई लीडिंग पॉइंट भी मिल जाए, लीडिंग मैस टर्माइट सिस्ट पड़ा होगा, उसकी वजह से वो ट्विस्ट हो गया। तो ये इसका वेस्कुलर पेडिसल है, जो वर्लपूल साइन जिस तरह हमें उसमें मिलता है ना, ये अल्ट्रासाउंड में ज्यादा अच्छा नजर आएगा। तो जब हम डॉपलर डालेंगे तो इस तरह वर्लपूल साइन नजर आएगा, इधर इसके अंदर हमें फ्लो नहीं मिलेगा, इनलार्ज्ड ओवरी। ये वर्लपूल साइन हमें उसमें भी टेस्टिकुलर टॉर्जन में भी नजर आता है। ये वर्लपूल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजेस डालना भूल गया हूँ, तो वो इमेजेस भी देख लेना, टेस्टिकुलर टॉर्जन भी आप लोग देख लो। ये नेक्स्ट केस कौन लेगा? सुनील, सर मैं करूँ? आप ले लें जो सेकंड। I am provided with the X-ray skull frontal projection, skeletal image of patient. In this X-ray, I can see there is a well-defined calcified lesion is appreciated in the center of the skull. The sagittal at the center of the sagittal suture. It is well-defined and it is hyperdense calcified lesion. Uh, However, underlying the skull bone is normal, no fracture line is appreciated. The frontal senses are also well mimetized. No other pathology is noted on this image. So, this is a single well-defined calcified lesion. On the basis of these kind, it could be calcified meningioma, or it could be any bony lesion, osteosteoma, या osteosteoma कह से osteomas हो सकते हैं सिंपल, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, तो meningioma ही लग रहा है calcified lesion। ठीक है, मॉडलिटी क्या है ये?
सर ये एक्सरे मुझे लगा था एक्सरे स्कल। स्कैनोग्राम है। जी सर स्कैनोग्राम। तो फिर आप फर्दर उसको और इमेजेस में भी देखेंगे। अभी क्या लग रहा है? It is a scanogram image of the skull, a lateral image. In this image, skull bone is normal. I cannot appreciate any fracture line in the bone or frontal sinuses also appear when pneumatized. Skull, now I'm looking at the skull base. Um, it could be J-shaped cella, J-shaped cella. जो आपको नजर आ रही थी वो उसमें एपी में फ्रंटल में। अच्छा अच्छा सर, उसी पेशेंट का ये। हाँ सेम पेशेंट। सर इस पे तो वो नहीं नजर आ रही, कहाँ चली गई? ये पेशेंट इसमें क्या है? I'm provided with the X-ray frontal projection of a skeletally mature patient. In this X-ray, visualized bones are normal. Heart shadow is also appear normal. PKI is central. Both CT angle and sharp. Now I'm looking at the lungs. Lungs भी ठीक है, राइट की हाई लेवल सर है सर। 7 शेप वर्टिब्रा, वर्टिब्रा की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लग रही है। वर्टिब्रा और तो मुझे इसके अलावा ठीक है। राइट पेरिकार्डियक रीजन में कुछ पैथोलॉजी लग गई? ये भी ठीक आ रहे हैं। राइट जो हाईलाइट है सर वहां पे, हाँ जी सर ये वाली मुझे लग रही थी, लेकिन ये कोई शेप नहीं ले रही किसी पे, मतलब कोई पैथोलॉजी वाली शेप नहीं आ ठीक है। रही। सर रिंग्स टाइप आ रही है, हाइपरडेंस एरियाज, ओपेसिटीज आ रही है रिंग टाइप। जी सर ऐसे ऑयलिंग। ये क्या चीज है? ये बता दिया। ये हेयर बैंड आर्टिफैक्ट है, ये एक्सरे में भी आता है, कभी कभी इस जगह पे जी भी आता सर। है। वो बालों को बांधने के लिए फीमेल पेशेंट्स होती है ना, वो क्लिप जी उतारती है, सर। तो एक्सरे में कभी कभी इस पोर्शन पे तो मैंने खुद अपना केस देखा हो। इधर इस तरह की एक ओपेसिटी आ रही थी, बाद में पता चला वो हेयर बैंड आर्टिफैक्ट है। और ये भी अगर आप देखें तो ये जो आपको फ्रंटल में नजर आ रही थी वो ये। सर वो फिर लेटरल पे हटा दिए इसलिए हमें लेटरल पे नजर नहीं आई। नहीं नहीं ये फ्रंटल दिखाएं। लेटरल पे ही है। अच्छा पीछे चली गई। ये अच्छा पीछे ये इसको इतनी वैल्यू है। हेयर बैंड जी सर। आर्टिफैक्ट दोबारा कहते हैं, ठीक दिखाएं है। फ्रंटल। हाँ हाँ। फ्रंटल जी में तो सर। ये बिल्कुल ही कैल्सिफाइड मेनिंजियोमा लग रहा है। तो इस तरह करके ना वो पूछ सकते हैं, एक्सरे में भी पूछ सकते हैं कि नेम द आर्टिफैक्ट। तो इसको हेयर बैंड आर्टिफैक्ट कहते हैं। रेडियो पीडियस आप और इमेजेस भी देख लें। जी जी सर। चलें ये नेक्स्ट कौन लेगा? इजी केस। कौन सर लेगा मैं ले ये? लूं। हाँ ले लें। This is the MRI brain axial images, T2 diffusion weighted and ADC images, in which I can appreciate there is abnormal soft tissue intensity mass lesion is noted in the posterior fossa centered upon the cerebellum, uh, which is causing which is appearing heterogeneously hyper on T2 and showing diffusion restriction on the diffusion weighted images and hypo on the हम्म, ADC.
This is causing compression effect over the fourth venting in dilatation of the resulting in dilatation of the ventricles, temporal horns are visualized in these images. I want to see other images, and rest is unremarkable. So this is the case of medulloblastoma. I want to see CT of this patient. If it is hyperdense, then this is medulloblastoma, and I want to see the neuroaxis MRI of this patient to see the drop mets, and बाकी इसका पोस्ट कंट्रास्ट भी देखूंगी मैं, उसमें भी इसकी एनहांसमेंट होगी। तो ये मेरे डायग्नोसिस मेडुलोब्लास्टोमा है और इसका डिफरेंशियल में एपेंडाइमोमा मैं दूंगी। कौन सी चीज है जो एपेंडाइमोमा को फेवर नहीं कर? सर एपेंडाइम, एक तो मैं इसकी एज पहले पूछूंगी कि अगर ये बच्चा है छोटा तो ये मेडुलो होगा, और अगर बड़ा है तो एपेंडाइमोमा। दूसरा, एपेंडाइमोमा के साथ हेमरेजेस भी आ जाते हैं, और मेडुल और एटीसी पे इतना ज्यादा ये हाइपर भी नहीं आता। एपेंडाइमोमा लो नहीं होता एटीसी में, जी डीडब्ल्यूआई में हाइपर लो नहीं होता जी, डिफियन वेटेड पे ये हाइपर नहीं होता। इसमें ज्यादा सेलुलर शेडिंग इसमें कॉमन है। और हाइपर सेलुलर ट्यूमर्स और कौन से T2 पे हाइपर इंटेंस होते हैं? सिर लिम्फोमा, इसके अलावा